सर एक्चुअली मेरे को मोस्टली एनर्जी फ्लो से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कि यही यूज होता है कारकत्वा ब्लेंड करने के लिए और किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। ये बेसिक चीज है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, राइट? सो इसीलिए उससे रिलेटेड मेरे काफी डाउट्स थे। तो मेरा सवाल ये था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एरीज लग्न का कोई चार्ट ले ले हम लोग, राइट? तो उसमें कोई भी जैसे लॉर्ड ले ले, मून ले ले, जैसे फोर्थ हाउस का एक लॉर्ड है, अगर वो जाके कहीं बैठता है फॉर एग्जांपल टेंथ हाउस में, राइट? तो वो क्या क्या एनर्जी जाके ले जाता है टेंथ हाउस में, राइट? और हमें क्या क्या चीज ब्लेंड करनी चाहिए किसी भी प्रिडिक्शन के लिए, क्या फ्लो होता है उसके साथ? सबसे पहले तो अगर हम बात करें प्रिडिक्शन की, तो उससे पहले बात होती है एनर्जी के फ्लो। जो आपने एनर्जी के फ्लो की बात की है, और आपने कई बार सवाल भी उठाया कि एनर्जी का फ्लो आखिर होता कैसे। देखिए, तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि कोई एक पर्टिकुलर हाउस की एनर्जी दूसरे हाउस में चली गई, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि वो जो एनर्जी है, इसके बाद वो एनर्जी जब वहां जाती है, तो क्या वो कोई सर्किट पूरा करती है। अगर वो कोई सर्किट पूरा करेगी, तो वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तीसरी बात, वहां पर पड़ी हुई राशि या फिर हाउस को हमें ब्लेंड करना पड़ता है। अगर आप एरीज लग्न की बात करें, तो नॉर्मली हाउस और ये दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो एरीज लग्न को नहीं लेता हूँ, मैं किसी और लग्न को लेता हूँ। सपोज मान लीजिए आपका लग्न हम ले लेते हैं। ठीक है सर। कौन सा लग्न? टॉरस। टॉरस लगन। टॉरस लग्न हम लिए, और कोई एक प्लेनेट हम ले लेते हैं किसी भी हाउस में। ठीक है सर, से फॉर एग्जांपल हम मून ही ले लेते हैं। कहाँ है मून आपका? फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में मून। तो पहली तो बात ये है कि अगर हम हाउस के हिसाब से देखें, तो चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में अपने हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस को लॉर्ड करता है वो नेचुरल फोर्थ हाउस। लेकिन आपके फोर्थ हाउस में 5 नंबर की राशि है। करेक्ट। तो अब चंद्रमा जहां बैठा है वो राजा की राशि है, और कहाँ से वो आ रहा है? थर्ड हाउस। करेक्ट। तो ऐसा व्यक्ति, एक तो चंद्रमा आ रहा है, दूसरा अब हम देखेंगे कि राशि कौन सी है। हाउस देखा हमने, राशि देखा, अब प्लेनेट को देखते हैं। थर्ड हाउस से आया हुआ प्लेनेट यहाँ पर, अगर हम इसको नॉर्मली देखें, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को फ्रिक्वेंटली छोटी यात्राएं घर से करनी पड़ती हैं। ठीक है सर। ठीक है। या फिर मदर के हाउस से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आया है, मदर के हाउस, करेक्ट। तो ये मदर को प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, करेक्ट मदर सर। की हेल्थ इशू देगा। मदर बहुत एक्सपेंसेस करने वाली हो सकती है। ये नॉर्मल दो तीन चीजें हैं। अब इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये कहीं जा रहा है और इसके साथ किसी और की कंजंक्शन है या आस्पेक्ट है। पहले अगर आप आस्पेक्ट लेते हैं, तो इस चंद्रमा पर पड़ने वाले आस्पेक्ट से चंद्रमा का फ्लेवर चेंज हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर फोर्थ हाउस में आ रहा है ना। अब दूसरा आपको पैटर्न बताता हूँ। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, अपने घर में बैठा हुआ चंद्रमा है 5 नंबर की राशि में, तो ऐसा व्यक्ति फ्रिक्वेंटली अपने नाम और फेम के बारे में सोचता रहता ओके। होता है ऐसा, कि अपने नाम को, हाँ। अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बनाए चले जाएं, इस बारे में वो फ्रिक्वेंटली सोचता रहता है। ठीक है सर। तो ये मैंने कैसे ब्लेंड करके बताया? ये मैंने बताया 5 नंबर की राशि को ऐड कर। पांच ठीक है नंबर की सर। राशि आपका स्टेटस, और आपका नाम आपके फेम से संबंध है उसका, सूर्य की राशि है। तो और चंद्रमा हमेशा सोच रहा है फोर्थ हाउस में। तो ठीक है वैसे सर। क्या हो रहा है, वो हमेशा वो व्यक्ति इस चीज के बारे में सोच रहा है, या फिर मदर की हेल्थ के बारे में हमेशा कॉन्शियस होगा। करेक्ट सर। ठीक है। अब मानते हैं कि इस पर कोई एस्पेक्ट है। सपोज कर ठीक। लीजिए सैटर्न की एस्पेक्ट। ठीक एक है सेकंड, सर। आप अपने चार्ट में बताइए कोई एस्पेक्ट है? मेरे चार्ट में सर मार्स है ट्वेल्थ हाउस में, और सन जुपिटर और राहु है 11th हाउस में। सैटर्न है सेवेंथ हाउस में, और वीनस है नाइन्थ हाउस में। आपके इस मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, देखिए सैटर्न की करेक्ट। एस्पेक्ट। अब करेक्ट। ये सैटर्न की एस्पेक्ट क्या करेगी? पहली तो बात ये किस हाउस में सैटर्न बैठा है वो देख। सैटर्न हमारा बैठा हुआ है 7th हाउस में, वहां पर राशि है 8 नंबर। एट करेक्ट। नंबर की राशि, 7 नंबर साइन, ठीक है सर। सॉरी 7 नंबर हाउस, 8 नंबर की हाँ। राशि।
तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वो सैटर्न जो मून पर दृष्टि मार रहा है वो चिंता में डाल देगा व्यक्ति, क्योंकि फोर्थ हाउस का चंद्रमा है। अभी बहुत, अभी जो वो चंद्रमा है प्योरिटी में, ठीक है, बहुत संवेदनशीलता में है। तो जैसे ही सैटर्न उसको छुएगा वो चिंता में पड़ जाएगा। अब यहाँ चिंता किस बात की हो सकती है? सैटर्न के कारकत्व ऐड हो जाएंगे। घर बनाने की चिंता हो सकती है। सैटर्न एट्थ और नाइन्थ हाउस को ऐड करता है, उसकी लॉर्डशिप है उसके पास टॉरस लग्न में। तो ऐसा व्यक्ति जॉब को लेकर लगातार कॉन्शियस रहेगा। एक तो सेवंथ हाउस के चलते, दूसरा नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस से ट्वेल्थ पड़ता है, और एट्थ हाउस टेंथ हाउस से इलेवंथ पड़ता है। तो जॉब से आने वाले गेन और जॉब की लॉस को लेकर के वो हमेशा कॉन्शियस रहेगा। ये सारी चीजें उसमें, जो नॉर्मली चंद्रमा है उसमें आएगी, तो उस व्यक्ति के माइंड में ये सारी चीजें मोटे तौर पर आएगी। सो बेसिकली जैसे इन अ जिस्ट सर, जैसे मून का हमने देखा तो आपने ब्लेंड किया थर्ड हाउस, फोर्थ नंबर साइन, और फोर्थ हाउस और फिफ्थ नंबर साइन, और एक प्रिडिक्शन दिया। अब जैसे ही सैटर्न की एनर्जी फ्लो होके ऐड हुई, तो फिर आपने सेवेंथ साइन, सेवेंथ हाउस, एट्थ साइन, क्योंकि सैटर्न किसी और की लॉर्डशिप है एट्थ और नाइन्थ हाउस की, तो उसके साइन, उसके हाउसेस के कारकत्व भी सैटर्न में आ गए हैं, जो कि फ्लो होके मून तक पहुंच जाता है। तो मून में ये सारी चीजें ऐड होती है अलॉन्ग विथ ऑल अदर थिंग्स जो पहले थी। तो इससे प्रिडिक्शन का फ्लेवर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात देखना है, सिर्फ इस दो प्लेनेट को भी लेते हैं। इसी व्यक्ति का जो शनि है, वो चंद्रमा को तो देख ही रहा है, सेवंथ हाउस से वो लग्न को भी देख रहा है। जब वो करेक्ट। लग्न को देख रहा है तो लग्न को देखने पर वो शनि की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और वहां पे साइन है एट नंबर का, नेचुरल एट हाउस, जहां पर कारक हो जाता है सेट, रिसर्च पर्पस वहां पर आता है। तो ये व्यक्ति गुड थिंकर हो सकता है रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ। फाइव नंबर का जो साइन है वो फोर्थ हाउस में आ रहा है, और सिक्स नंबर का जो साइन है वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है। मर्क्यूरी को देख लेंगे कि मर्क्यूरी कहाँ बैठा है। मर्क्यूरी टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में मर्क्यूरी बैठा है, और ये मर्क्यूरी भी चंद्रमा को देख रहा है। अब देखिए, मैंने क्यों मर्क्यूरी पे नजर, मतलब एक इन्फ्लुएंस लगा कि मर्क्यूरी आना चाहिए, तो मर्क्यूरी आपने बताया कि आ रहा है। अब ये मर्क्यूरी क्या करता है, जब वो टेंथ हाउस से देख रहा है मून को, तो वो फिर से व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपनी चीजों को डालने लगा। इस व्यक्ति की लैंग्वेज पर पकड़, मैथमेटिक्स पे पकड़, क्योंकि फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप है। अब देखिएगा किस प्रकार से चेंजिंग आ रही है। सिर्फ मर्क्यूरी को अगर आप लें, तो वो फिफ्थ हाउस की लॉर्डशिप और सेकंड हाउस की लॉर्डशिप को लेकर के आ रहा है टेंथ हाउस में, और फिर लग्न को देख रहा है। यानी कि मर्क्यूरी का काम भाषा, गणित, तर्क, लॉजिक्स, इस व्यक्ति के काम में इसकी बहुत महत्ता होगी, बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि टेंथ हाउस ऑफ कर्म में वो आ रहा है और चंद्रमा को दृष्टि भी कर रहा करेक्ट सर, ये सारी चीजें हैं एक्चुअली है। जो तो मेरे काम के नेचर में है। हाँ, तो बिल्कुल बहुत आराम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें आना चाहिए कि हम बहुत सिंपल तरीके से कैसे ऐड करेंगे। अगर वो नहीं आता है तो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है। अब एक और बात बताता हूँ। ऐसा समझिए कि चंद्रमा को जो देख रहा है, या फिर आपके लग्न को जो देख रहा है शनि, उस शनि पर किसी दूसरे प्लेनेट की एस्पेक्ट पड़ गई, करेक्ट। तो वैसी स्थिति में उस शनि की एस्पेक्ट में उस दूसरे प्लेनेट की एस्पेक्ट का फ्लेवर आ जाएगा, और वो लग्न तक पहुंच जाएगा। गॉट इट। इस प्रकार दूसरे, से प्रिडिक्शन के कई लेयर्स तक डिकोड कर सकते हैं, और कई लेयर्स में जाके हम इवेंट को और व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिकोड करके बता सकते हैं। ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है सर। सो इन जनरल जो जो एनर्जी प्लैनेट गेन करती है, जब वो एस्पेक्ट करता है वो पास ऑन भी कर लेता है हाँ, या तो वो अगले जहां जिस, प्लैनेट। हाँ, या तो पास ऑन कर देगा अगले प्लेनेट को या अगले हाउस को, या जिस हाउस में वो है वहां। जैसे कि अगर सैटर्न पे दृष्टि पड़ रही है किसी दूसरे प्लेनेट की किसी और हाउस से, तो वो लग्न पर तो जाएगी ही, लेकिन वही दृष्टि सेवंथ हाउस के कारण उस व्यक्ति के सेवंथ हाउस में भी मौजूद है, और सेवंथ हाउस में लग्न से ज्यादा मौजूद है। क्योंकि जितनी बार एनर्जी ट्रेवल करती है उतनी बार उसका फ्लेवर में जो इंटेंसिटी है ना वो घट जाती ठीक है सर, गॉट इट। और यही फ्लेवर जो है ये उस जो सैटर्न का डिस्पोजिटर होगा उसमें भी होगा, है। सैटर्न का एस्पेक्ट।
सैटर्न का डिस्पोजिटर जो होगा उसमें ये फ्लेवर नहीं होगा। सैटर्न का डिस्पोजिटर निर्धारित कैसे करेंगे? सैटर्न का डिस्पोजिटर बनेगा जो सैटर्न की राशि है 8th हाउस और 9th हाउस, वहां पर जो प्लेनेट होगा वो सैटर्न का डिस्पोजिटर बनेगा। यानी कि मेरी या एक प्लेनेट की कोई राशि 12 भावों में से कहीं पड़ी है और उसमें कहीं कोई प्लेनेट पड़ा है, तो चूंकि वो उस प्लेनेट की, जिस प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, उसकी उसके वो हाउस में बैठा है, इसीलिए सैटर्न में उस प्लेनेट की एनर्जी आ जाएगी। तो सिर्फ ठीक एस्पेक्ट से ही नहीं, प्लेसमेंट से भी आती है, कंजंक्शन से भी आती है, बहुत तरीकों से एनर्जी आती है। और यही डिफिकल्टी है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसको तोड़ के नहीं देख पाते। अभी तो ये हमने एक एक प्लेनेट के साथ देखा है, अब चार्ट देखेंगे जहाँ तीन तीन प्लेनेट एक साथ होंगे। अब तीन बिल्कुल। प्लेनेट एक साथ सोचिए डिकोड करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन है बहुत आसान है, प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत आसान। ठीक है सर। अब इसी एग्जांपल में मार्स को हम लेते हैं, जैसे मार्स जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, तो जहां मार्स बैठा है वहां पे 7th हाउस, सैटर्न, और जो जो सैटर्न पे दृष्टि पड़ रही है उन सब की एनर्जी मार्स में भी होगी। हाँ, अब ये मार्स जहाँ बैठेगा ना, वो हाँ। सैटर्न के साथ, क्योंकि वो सैटर्न उसके हाउस में बैठा है ना, तो मार्स शनि का डिस्पोजिटर हो गया। करेक्ट। अब डिस्पोजिटर का सारा रिजल्ट, यानी कि शनि डिसाइड करेगा रिजल्ट्स के बहुत सारे लेवल्स को। मार्स के जितने भी रिजल्ट होंगे ना, उसके कई लेवल्स को शनि डिसाइड करेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो जब हम 12th हाउस का या मार्स को लेके प्रिडिक्ट करते हैं, ये सारी एनर्जीज हमें ऐड करके फ्लेवर ऐड करनी है बेसिकली। ऐड करना है, बिल्कुल। ठीक है सर। और ये जो एक एनर्जी पास ऑन होती है, राइट, सो मून किसी प्लैनेट को देख रहा है और वो किसी और प्लैनेट को देख रहा है, ये कितने लेवल तक पास ऑन होती है, राइट? तो क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस चीज है, ये तो खत्म ही नहीं होगी, मतलब कोई प्लैनेट किसी को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये पास ऑन होती चली जाती है, लेकिन जितनी बार ये ट्रेवल करेगी उतनी बार इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो जब हम लेंगे इसको चार्ट में, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स तक हम ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड टाइम में वो इन्फ्लुएंस इतना कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि आप वहां ना भी जाएं तो भी काम चले। ठीक है। 2 टाइम्स को जस्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। 2 टाइम्स का मतलब जैसे मून किसी प्लैनेट को देख रहा है वो 1 टाइम हो गया, और वो प्लैनेट किसी और को देख रहा है वो दूसरा टाइम हो गया, और वहीं पे खत्म हो गया। अब हम इसी एग्जांपल में लेते हैं, सैटर्न को मैंने बोला कि सैटर्न लग्न को देख रहा है और सैटर्न पर किसी और प्लेनेट की दृष्टि है। तो करेक्ट। मान लीजिए कि शनि पर मंगल की दृष्टि है। हाँ। हम मानते हैं कि शनि पर मंगल की दृष्टि है और वो लग्न को दे रहा है, ये टू ठीक ट्रेवल है। हो। लेकिन चूंकि अगर मंगल को कोई प्लेनेट देख रहा है ना, तो मंगल से जो शनि पर दृष्टि आ रही है, वहां पर जब आप को सेवंथ हाउस को सेंटर बना के देखेंगे, तो सेंटर में वहां जब सेवंथ हाउस को आप लेंगे, तो सेवंथ हाउस पे मंगल की दृष्टि के साथ उस मंगल को देखने वाले प्लेनेट की दृष्टि भी आ रही है। ठीक लेकिन है सर। जैसे ही आप लग्न को सेंटर बना के देखेंगे, वैसे ही शनि की इंटेंसिटी ज्यादा, मंगल की उससे थोड़ी कम, और वो जो तीसरा प्लेनेट था जो सेवंथ हाउस तक जिसकी एनर्जी आ रही थी, वो लग्न तक और भी कम पहुंचती है। इसलिए आप उसको बैकग्राउंड में मान करके चलें या न भी लें तो भी काम चलता है, लेकिन हाँ वो होता जरूर है वहां। तो 2-3 स्टेप तक तो वो रहेगा ही। और ठीक है सर। पहले हमको हमें देख लेना पड़ेगा कि ये प्लेनेट कितना स्ट्रांग है। अगर बहुत स्ट्रांग है तो तीसरी बार में भी वो एनर्जी पास आउट होगी। ठीक है सर, स्ट्रेंथ के हिसाब से लेवल्स भी डिसाइड होगा, मैक्सिमम 3 तक होता है, पर ये जनरली 2 लेवल तक हो जाता है। 2 लेवल तक आप ठीक है सर। और एक और मेरा सवाल था कि जैसे कोई भी प्लैनेट, जैसे मून देख रहा है किसी हाउस को, और उस हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, राइट, तो फिर भी क्या वो एनर्जी उसके उस हाउस के डिस्पोजिटर में होगा, या फिर प्लैनेट का होना जरूरी है मून की एनर्जी को रिसीव करने के लिए? नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि प्लेनेट होगा। अगर प्लेनेट होता है तो वो ज्यादा, क्योंकि देखिए जब वहां प्लेनेट होगा तो वहां दूसरी एनर्जी आएगी। ऐसे करेक्ट। सिर्फ चंद्रमा देख रहा है तो उस हाउस में सिर्फ चंद्रमा की एनर्जी है, एक एनर्जी। लेकिन जैसे ही वहां कोई हाउस बैठता है, वहां कोई प्लेनेट बैठता है, तो वहां पर दूसरी एनर्जी भी हो जाती है। तो हमें वहां पर दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहां एनर्जी दो हो जाती है और वो कुछ क्रिएट करती है। हम जानते हैं कि कुछ क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम 2 एनर्जी को मिलना जरूरी है। करेक्ट। अगर सिर्फ एक एनर्जी की केमिस्ट्री है तो वो कुछ क्रिएट नहीं करेगी। 2 एनर्जी मिलेगी तो वो चीजें निखर करके सामने आने लगती।
इसीलिए खाली हाउसेस पर भी होता है इफेक्ट, लेकिन जब प्लेनेट होता है ना वो ज्यादा एक्टिवेट दिखाई देंगे। ठीक है सर। इफेक्ट हमेशा होगा, खाली होगा प्लेनेट तो भी होगा। इवन कि प्लेनेट में किसी की दृष्टि नहीं है, किसी हाउस पर किसी की दृष्टि नहीं है, वहां कोई प्लेनेट भी नहीं है, फिर भी उस हाउस में एनर्जी तो है और वो लाइफ में काम करती है, समय आने पे वो भी एक्टिवेट होती अच्छा है। अच्छा। सब बातें हम कोर्स में करेंगे कि खाली हाउस को कैसे देखते हैं, तीन प्लैनेट्स को कैसे देखते हैं, और भी ज्यादा प्लैनेट्स है तो कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें मैं आगे के फर्दर डिस्कशन कोर्स में करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो ये काफी डाउट्स है, जो बेसिक डाउट्स है, जो कि मतलब बहुत काम आएंगे, बट तो कोर्स के लिए हम एक्साइटेड है एक्चुअली कि और भी डिटेल में इस चीज को पढ़े और समझे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक हो गई। राइट, तो हाँ इसको बहुत। यूज करके बहुत इन डेप्थ में बहुत और चीजें निकल आएगी। और सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। सर फिलहाल मेरा यही सवाल है, और आए तो फिर मैं अपना हैंड रेस कर लूंगा सर। ठीक। सर हाँ यही चीज हम लोग ट्रांजिट एंड ये दशा सिस्टम में कैसे यूज करेंगे? हाँ, हालांकि आपका क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसको अभी 5 मिनट में बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इस चीज को हम ट्रांजिट में और दशा में दोनों में यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का थोड़ा सा तरीका बदलता है। डिस्पोजिटर की बात मैंने की, वो हम बदल चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांजिट और दशा की, तो वहां पर हमारे कुछ उन पैरामीटर्स में कुछ बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज को हम इसमें ऐड करेंगे तभी वो यूज होगा। जैसे ट्रांजिट है, ट्रांजिट हमेशा काम नहीं करता। हम कहते हैं ना कि बृहस्पति का ट्रांजिट इस हाउस से हो रहा है, ये रिजल्ट होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो ट्रांजिट जब काम करेगा तो उसके पूरे, एक्चुअली ट्रांजिट का भी अपना सर्किट है ना, उस सर्किट में अगर ट्रांजिट में ही कोई रुकावट आ रही होगी तो वो आपको इवेंट नहीं देगा, आपके निटल चार्ट पे उसका कोई असर नहीं होगा उस समय के लिए, जब तक वो सर्किट ब्रेक हो रहा है। यानी कि कुछ है जो वहां पर ब्रेकेज बना रहा है, कोई दूसरा प्लेनेट है जो दूसरी जगह से ब्रेकेज बना रहा है, तो वो इवेंट नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो प्लेनेट हटता है ना, तो वो इवेंट देने लगता है। ये ट्रांजिट का रूल है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि हम समझते हैं कि ये प्लेनेट मेरे इस हाउस से गोचर कर रहा है, अभी तो ये रिजल्ट देना चाहिए नॉर्मली, लेकिन वो रिजल्ट आता ही नहीं, और लोग सोचते रह जाते हैं ट्रांजिट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि ट्रांजिट के और भी लेयर्स हैं। ट्रांजिट अपने आप में एक पूरा पूरा सिस्टम है, और उन लेयर्स में काउंटर ट्रांजिट भी होते हैं, कि उस ट्रांजिट को, जिसको आप समझ रहे थे कि इस हाउस में आया है तो हमें कुछ रिजल्ट देगा, उसको कोई काउंटर कर रहा था जिसके कारण ये रिजल्ट नहीं दे पाया, और हमें लगता है कि ट्रांजिट आया भी, गया भी, कुछ रिजल्ट। ये है बात। ठीक है सर। सो एक्चुअली तो ये सरफेस हमने टच किया है, जो इन डेप्थ जब आप कोर्स में कवर करेंगे तो आई थिंक और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और ज्यादा हम बेटर प्रिडिक्शन कर पाएंगे। कोर्स में मैं ट्रांजिट का इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन ट्रांजिट के पूरे सिस्टम पे बात नहीं करूंगा। कोर्स में मैं अष्टक वर्ग ट्रांजिट, है ना, अच्छा। सारी सारी चीजों का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है ना, बेसिक कोर्स को करने वाला हर व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए। बाकी उसके बाद उसको क्या करना है वो खुद डिसाइड कर सके, कि ट्रांजिट क्या होता है, अष्टक वर्ग क्या होता है, वर्षफल क्या होता है, दशा प्रवेश क्या होता है, इसके अलावा दशा क्या होती है ना, नवांश क्या हो रहा है। तो अगर इस पे डिटेल्ड उसको फिर पढ़ना है तो वो बाद में पढ़े, लेकिन कम से कम जिसने बेसिक किया है उसका तो करेक्ट। बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। अगर वो राशि के बारे में कोई बात करे उससे तो उसको पता होना चाहिए कि टॉरस राशि का ये हमारे पास आना चाहिए गुण। अगर कोई मेष राशि का है तो उस व्यक्ति के लाइफ में ये इवेंट होने चाहिए, उसके फ्लेवर ये होंगे, बिना प्लेनेट के, ये पता होना चाहिए उसको। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बेसिक कोर्स में काम आएगी, और ये लंबा कोर्स है हमारा, इन्हीं सारी चीजों को कराते कराते 10-11 महीने लग जाएंगे। ठीक है सर। तो हम उस प्लेटफॉर्म तक आ जाएंगे जहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस में और हमें आगे बढ़ना है हाँ, बेसिकली। मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कि आप किसी चीज को देखकर ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। और ठीक है सर। मैथमेटिकल फैक्टर्स के साथ, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है। सॉफ्टवेयर के भरोसे हैं हमें, नहीं। ठीक है सर। बिल्कुल। और कोई सवाल मैम? अभी तो इंतजार है आपके कोर्स में ज्वाइन करने का। ज्वाइन कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा।
बस मैम 4 तारीख से स्टार्ट है तो 4 तारीख से करें।